हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 15 संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम्स का अति महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्नों VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को उत्तर सहित हिंदी माध्यम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर का पार्ट 3 भाग 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 3 विभिन्न विधाओं का उल्लेख करें। आंसर उत्तर, पहला तरीका है संचार प्रणाली में रेडियो तरंगों के संचरण के लिए। तो पहली विधा है भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तरंग संचरण की वह विधा या प्रक्रिया, तरीका, मोड, जिसमें रेडियो तरंगों का संचरण पृथ्वी के पृष्ठ से होकर या पृथ्वी के पृष्ठ के अनुरेख एलोंग द सरफेस अधिकतम 1500 किलोमीटर दूरी तक संभव हो पाता है। उस विधा को, तरंग संचरण की उस विधा को भू तरंग संचरण कहा जाता है तथा उन रेडियो तरंगों को जो पृथ्वी के पृष्ठ के अनुरेख गमन करती हैं उन्हें भू तरंगें कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। रेडियो तरंग संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें रेडियो तरंगें पृथ्वी के पृष्ठ के अनुरेख अधिकतम 1500 किलोमीटर तक गमन करती हैं, उन रेडियो तरंगों को भू तरंगें कहा जाता है तथा इस विधा को, इस तरीका को, इस मेथड को भू तरंग संचरण कहा जाता है। अब तरंग संचरण की दूसरी विधा है व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन। जिस विधा में रेडियो तरंगें आयन मंडल द्वारा परावर्तित हो जाती हैं उसे व्योम तरंग संचरण कहा जाता है तथा उन रेडियो तरंगों को जो आयन मंडल के द्वारा, जो कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है आयन मंडल, तो उन रेडियो तरंगों को जो आयन मंडल द्वारा परावर्तित हो जाती हैं उन्हें व्योम तरंगें, स्काई वेव्स कहा जाता है। व्योम तरंगों का, स्काई वेव्स का आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी रेंज 2 मेगाहर्ट्ज 2 MHz से 10 मेगाहर्ट्ज 10 MHz तक होता है। अब तीसरी विधा रेडियो तरंगों के संचरण की, आकाश तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन। रेडियो तरंग संचरण की वैसी विधा, वह प्रक्रिया जिसमें 30 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज 30 MHz से अधिक आवृत्ति अर्थात वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF की रेडियो तरंगों का संचरण प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना तक डायरेक्ट होता है, उसे आकाश तरंग संचरण कहा जाता है तथा उन रेडियो तरंगों को आकाश तरंगें कहा जाता है जिनकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है। आकाश तरंग संचरण को लाइन ऑफ साइट LOS भी कहा जाता है, क्योंकि तरंगों का संचरण सीधे प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना तक डायरेक्ट होता है, एक सीधी रेखा में होता है
इसलिए इसे लाइन ऑफ साइट संचरण भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, VVI शॉर्ट क्वेश्चन। आयन मंडल क्या है? व्हाट इज आयनोस्फेयर? आंसर, उत्तर, आयन मंडल पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। आयन मंडल आवेशित कणों, आयनों, इलेक्ट्रॉनों तथा उदासीन अणुओं से युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। किसी भवन के शीर्ष दैट इज टॉप पर लगे प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 64 मीटर एवं ग्राही एंटीना की ऊंचाई 81 मीटर 81 मीटर है। डिश प्रणाली में स्वीकार्य संप्रेषण हेतु दोनों एंटीना के बीच की महत्तम दूरी ज्ञात करें। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 6400 किलोमीटर इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना की अधिकतम दूरी का फॉर्मूला होता है D बराबर स्मॉल d इक्वल टू √2r HT प्लस √2r इंटू HR, जहां HT प्रेसी एंटीना ट्रांसमिटिंग एरियल की ऊंचाई है तथा HR ग्राही एंटीना रिसीवर की ऊंचाई है। तो सूत्र का उपयोग किया जाए इसका हल के लिए, इस प्रॉब्लम का हल के लिए, जो कि 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। D इक्वल टू स्मॉल d प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना के बीच की दूरी इक्वल टू √2r कॉमन कर लिया जाए, अंडर ब्रैकेट √HT प्लस √HR ब्रैकेट क्लोज्ड, और D इक्वल्स टू स्मॉल d इक्वल्स टू √2 इंटू कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसका मान प्रश्न में दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। मीटर में उसे परिवर्तित करेंगे तो 6.6400 गुना 10⁻³ मीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो D इक्वल टू स्मॉल d इक्वल टू √2 इंटू R के जगह पर 6.4 इंटू 10⁶ अंडर ब्रैकेट √HT। प्रेसी एंटीना की ऊंचाई दी हुई है, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 64 मीटर, तो HT इक्वल टू 64, तो √64 प्लस √HR। ग्राही एंटीना रिसीवर की ऊंचाई दी हुई है 81 मीटर, √81 इक्वल्स टू 2 इंटू 64 और 6.4 है, तो एक इसे लिखा जा सकता है 64/10, तो 10⁶ के एक पावर से कैंसिल हो जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा। तो 64 इंटू 2 इक्वल्स टू 128, और 10⁵ बच रहा है। 10⁶ का एक पावर तो एक 10 का एक पावर तो न्यूट्रलाइज हो गया, डेसिमल से कैंसिल हो गया। अब इसे 10⁴ जब लिखा जाएगा तो 10 इससे अलग करेंगे, तो 64 इंटू 2 दैट इज 128 इंटू 10 दैट इज 1280, 1280 मल्टीप्लाइड बाई, अब रहेगा पावर कितना बचा 10⁴, 10⁴ का वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 10⁻², तो 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई, अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई √64 8 हो गया, प्लस √81 9 हो गया, अंडर ब्रैकेट 8 + 9 दैट इज 17, तो 17 इंटू √1280 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², √1280 का स्क्वायर रूट नियरली 35.8, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 35.8 स्क्वायर रूट √1280 का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं
डी इजकल टू, अब बोर्ड के ऊपरी भाग में मैं लिखता हूँ, डी इजकल टू √1280, इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो नियरली 35.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², मल्टीप्लाइड बाई 9 + 8 अंडर ब्रैकेट 9 + 8 17. Now after multiplying 35.8 multiplied by 7 multiplied by 10⁻², 35.8 में 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 608.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर. अब किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, मीटर में तो आंसर आ गया. प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना के बीच की दूरी 608.6 × 10² मीटर. किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा तो इक्वल्स टू 608.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² अपॉन 1000 किलोमीटर. यहाँ 10² से 1000 का डिनोमिनेटर में हर में 2 पावर कैंसिल हो जाएगा. अब कितना बचा अब इसमें बचा 608.6 अपॉन 10 डैट इज, अब 608.6 में 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें ऑब्टेन होगा 60.86 किलोमीटर. आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर जो कि किलोमीटर में है. मीटर में तो आंसर आ गया D इक्वल टू 608.6 × 10² मीटर एंड किलोमीटर में आंसर हो गया 60.86 किलोमीटर. अभी भी आई लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4. मॉडलन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर, आंसर, मॉडलन जिसे अंग्रेजी में मॉड्यूलेशन कहा जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना संकेत या विद्युत संकेत को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग या रेडियो तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, मॉडलन कहलाता है. मॉडलन की प्रक्रिया में ध्वनि ऊर्जा जिसे माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत संकेत या सूचना संकेत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात रेडियो तरंग के साथ मिलाकर, साथ अध्यारोपित कर आकाश में भेजा जाता है संचरण के लिए. तो इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहा जाता है, मॉड्यूलेशन. मॉडलन 3 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 आयाम मॉडलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. नंबर 2 आवृत्ति मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एवं नंबर 3 कला मॉडुलन, फेज मॉड्यूलेशन. अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आयाम मॉडलन एवं आवृत्ति मॉडुलन पर आधारित है. तो क्वेश्चन नंबर 5 लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 5, आयाम मॉडुलन एवं आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं. उत्तर, आयाम मॉडुलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग अर्थात उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग या रेडियो तरंग के आयाम को सूचना संकेत या विद्युत संकेत या ध्वनि संकेत द्वारा परिवर्तित किया जाता है, आयाम मॉडुलन कहलाता है. अब आवृत्ति मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या रेडियो तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक रेडियो तरंग भी है. तो मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग की आवृत्ति को सूचना संकेत या विद्युत संकेत या ध्वनि संकेत को माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है. तो सूचना संकेत द्वारा परिवर्तित किया जाता है, आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आवृत्ति मॉडुलन की परिभाषा.
मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग की आवृत्ति को सूचना संकेत या विद्युत संकेत द्वारा परिवर्तित किया जाता है, आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, जिसे 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में प्रायः पूछा जाता है। इस टाइप का प्रश्न 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 6, किसी आयाम मॉडलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट एवं न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट पाया जाता है। मॉडुलन सूचकांक म्यू या एमए का मान ज्ञात करें। मॉडुलन सूचकांक को म्यू संकेत से या एम स्मॉल एम सफिक्स में ए देकर तो एमए संकेत द्वारा सूचित किया जाता है या म्यू संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस प्रश्न में, इस VVI इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में अधिकतम आयाम दिया हुआ है आयाम मॉडलित तरंग का, जिसका कि आयाम मॉडुलेशन के कारण जो तरंग प्राप्त होता है उसे आयाम मॉडलित तरंग कहा जाता है। तो आयाम मॉडलित तरंग का अधिकतम मान दिया है, मतलब कैपिटल ई मैक्स अधिकतम मान दिया है, वोल्टेज के रूप में है 10 वोल्ट, ई मैक्स 10 वोल्ट है, एवं न्यूनतम आयाम मॉडलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट है, जिसे हमने कैपिटल ई मैक्स संकेत द्वारा सूचित किया। कैपिटल ई मैक्स सफिक्स में मैक्स है, मैक्सिमम के लिए मैक्स आया, अधिकतम के लिए इक्वल टू 10 वोल्ट, एवं न्यूनतम आयाम दैट इज ई मीन, कैपिटल ई सफिक्स में मीन आया मिनिमम के लिए, मीन फॉर मिनिमम, न्यूनतम ई मीन इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो मॉडुलन सूचकांक का मान ज्ञात करना है। तो मॉडुलन सूचकांक म्यू या एम ए, यहाँ हम म्यू संकेत से हम लोग सूचित करते हैं इसे। म्यू इक्वल टू इस प्रश्न में, इस प्रॉब्लम में म्यू इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मीन महत्तम आयाम माइनस न्यूनतम आयाम अपॉन ई मैक्स प्लस ई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100%। चूंकि मॉडुलन सूचकांक को परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ई मैक्स का मान दिया हुआ है, ई मीन का भी मान दिया हुआ है। आयाम मॉडलित तरंग के आयाम का अधिकतम मान है 10 वोल्ट, तो ई मैक्स की जगह 10 वोल्ट दे दिया जाए। ई मीन की जगह मिनिमम आयाम है आयाम मॉडलित तरंग का 2 वोल्ट, तो ई मीन की जगह 2 वोल्ट दे दिया जाए अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2। चूंकि डिनोमिनेटर में हर में ई मैक्स प्लस ई मीन है, तो 10, और अंश में क्या है, कैपिटल ई मैक्स माइनस कैपिटल ई मीन, दैट इज 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट इज 10 माइनस 2 इजकल टू 8 अपॉन 10 प्लस 2 इजकल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 4 से कैंसिल करा सकते हैं 8 और 12 को, या 112 को भी। तो 8 को 4 से, ये तो यहाँ हो जाएगा 4 से कैंसिल कराने पर न्यूमरेटर में 4 से 8 को कैंसिल कराया गया तो 2, और डिनोमिनेटर में हर में 12 है, तो इसे 4 से कैंसिल कराने पर 3 हो गया। 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट इज 200 अपॉन 3 इज दैट इज 66.66, दैट इज 66.7% आंसर, जो कि मॉडुलन नियतांक का मान होगा। तो देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू मॉडुलन सूचकांक म्यू इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट इज 200 अपॉन 3%, दैट इज 66.666, दैट इज 66.7% प्रतिशत का संकेत दे दिया गया आंसर। अब इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 7, वी मॉडुलन डीमॉडुलेशन क्या है? आंसर, उत्तर, वी मॉडुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मॉडुलित तरंग से श्रव्य संकेत या सूचना संकेत को पुनः प्राप्त किया जाता है। अर्थात मॉडलित तरंग से श्रव्य संकेत
या सूचना संकेत या विद्युत संकेत, जिसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहा जाता है, मॉड्यूलेटिंग संकेत भी कहा जाता है, को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को विमॉड्यूलन, डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब VVI लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 8 फैक्स एवं मॉडेम को समझाएं। या फैक्स एवं मॉडेम क्या है? व्हाट आर फैक्स एंड मॉडेम? उत्तर, फैक्स, इसका फुल फॉर्म है फैक्सिमिली। फैक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा किसी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स की अनुकृति या नकल, कॉपी को ठीक उसी रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। अब मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जिसमें मॉड्यूलेशन एवं विमॉड्यूलन, डीमॉड्यूलेशन दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। मॉडेम दो कंप्यूटरों को एक दूसरे से एक टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ती है। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो दो कंप्यूटरों को परस्पर एक दूसरे से एक टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ती है। अभी भी आई लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट एवं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? उत्तर, आंसर, इंटरनेट परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड निकाय या जाल है। एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का जाल है इंटरनेट, जिसके माध्यम से इस निकाय में जुड़े हुए कंप्यूटरों के बीच सभी प्रकार की सूचनाओं, जो शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, शासन इत्यादि से संबंधित हो सकती हैं, का आदान प्रदान किया जा सकता है या किया जाता है। अब WWW, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, यह विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड सूचना तंत्र का एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़ने के माध्यम से सूचनाओं के प्रसारण का तरीका वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में WWW कहा जाता है। तो इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को, वेब पेजेज को जोड़ने के माध्यम से सूचनाओं के प्रसारण का तरीका वर्ल्ड वाइड वेब WWW कहलाता है। और इसके लिए सर्च इंजन गूगल, याहू इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अब भी आई लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 10, ईमेल एवं ई कॉमर्स को समझाएं। या ईमेल एवं ई कॉमर्स क्या है? उत्तर, ईमेल यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल हस्तलिखित दस्तावेजों को इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ स्थानों को या एक जगह से दूसरे जगह तक प्रेषित करने की एक विधि है। इंटरनेट की इस सुविधा का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता यूजर को एक अपना ईमेल विवरण, आईडी या ईमेल एड्रेस के साथ रखना होता है, उसका उपयोग करना होता है। अब ई कॉमर्स यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है।
इस प्रक्रिया में व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, जैसे घर बैठे वस्तुओं की परचेजिंग करना, बैंकों से रुपये का आदान प्रदान, टिकट बुकिंग इत्यादि सभी सुविधाएं। तो इस प्रक्रिया में मतलब ई कॉमर्स की प्रक्रिया में व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके दो अनुप्रयोगों को लिखें। उत्तर, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग किसी स्थान पर बिना गए उस स्थान या जगह के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए बिना उस स्थान के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, सूचनाएं प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। सुदूर संवेदन के लिए एक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। अब सुदूर संवेदन के दो अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है पृथ्वी की प्राकृतिक संपदाओं, जैसे पृथ्वी के अंदर स्थित भूमिगत जल, कोयला, तेल, खनिज इत्यादि की उपस्थिति का पता करना, उसका मानचित्र तैयार करना, उसका सर्वेक्षण करना। एवं दूसरा अनुप्रयोग है बंजर भूमि, डिजर्ट का मानचित्र, मैप तैयार करना। इसके अलावा एक अन्य मुख्य अनुप्रयोग है सुदूर संवेदन का या सुदूर संवेदी उपग्रह का। सुदूर संवेदन के लिए चूंकि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो दो अनुप्रयोग के अलावा तीसरा मुख्य अनुप्रयोग सुदूर संवेदी उपग्रह का है सूखे की जानकारी, पूर्व जानकारी प्राप्त करना। इसी के साथ यह वीडियो अब समाप्त होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।